हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं GS 5 का जो पहला सिलेबस का टॉपिक है हिस्ट्री। वो ठीक है। आपको लग रहा होगा मैम ने इस पेज से शुरू किया है, नोट से नहीं शुरू किया, उस पर भी हम आएंगे। तो हिस्ट्री में आपने जब भी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न तीन पार्ट्स में पढ़ी है। और ये आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ी होंगी तीनों पार्ट्स। मेंस में अगर आप GS 1 का जो मेंस का पेपर होता है उसको देखेंगे तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, एंशियंट और मेडिवल के नहीं है। ठीक है। तो एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री जो है ये हमको GS 5 में करनी है उत्तर प्रदेश के हिसाब से। ठीक है। अब जो एंशियंट हिस्ट्री में हमने इवेंट्स पढ़े हैं वही इवेंट्स तो होंगे, लेकिन उन इवेंट्स में उत्तर प्रदेश की कहां पर क्या भूमिका रही उस पर हमको फोकस करना है। तो हिस्ट्री वाले पार्ट में आज हम एंशियंट हिस्ट्री का पूरा पार्ट निपटा देंगे। एंड थोड़ा सा बस बने रहिएगा, चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस ये हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर आप देखेंगे तो मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ कि चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और मजा भी आने वाली है। राइट। तो इससे पहले कि हम शुरू करें चीजों को, एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एंशियंट हिस्ट्री के जो भी इवेंट्स हुए थे उनको एक बार हम रिवाइज कर लें। क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, किस क्रम में, ये क्रम पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता भी है तब भी सुन लीजिए तो थोड़ा सा क्विक रिविजन हो जाएगा। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, मोटे मोटे इवेंट्स बता देती हूँ। उसके बाद उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है। तो जब भी आप पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री तो आप शुरू करते हैं स्टोन एज से। ठीक है। स्टोन एज यानी कि पाषाण काल। यानी कि पाषाण काल क्यों कहा जाता है? पत्थर से संबंधित। तो जो भी उस समय पर उपकरण यानी कि टूल्स बनते थे वो किससे बनते थे? स्टोन से। इसीलिए उस समय को नाम रख दिया गया स्टोन एज। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एक हम एज देखते हैं चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक नाम क्यों रखा गया? इसमें लिथिक मतलब पत्थर। ठीक है। चाल्को कॉपर से बनता है, तो कॉपर और स्टोन के जब टूल्स बनने लगे तो उस एज को क्या कह दिया गया? चाल्कोलिथिक एज। ठीक है। फिर आता है हमारा, यानी कि इसकी हिंदी है ताम्रपाषाण। ठीक है। उसके बाद आता है सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये आप पढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पता होगा ये एक अर्बन सभ्यता थी, अर्बन सिविलाइजेशन था। अर्बन क्यों था? क्योंकि जब आपको अगर याद हो, थोड़ा सा प्रीलिम्स का रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पर हम देखते हैं बहुत ही वेल प्लान्ड सिटीज बने होते थे, जहां पर नगर जो थे वो ऐसे विभाजित होते थे, पूरे एक दूसरे को एकदम समकोण पर काटते थे। ठीक है। इस तरीके से बने रहते थे पूरे। एक तरीके की नालियां बनी होती थी किनारे, घरों में खिड़कियां सबकी एक साइड होती थी, सड़कें इस तरीके से निर्मित होती थी कि उनकी सफाई हवा के द्वारा ही हो जाए। समझ रहे? तो टाउन प्लानिंग वहां की बहुत अच्छी थी। साथ में हम देखते हैं बहुत अच्छे से ट्रेड और कॉमर्स होता था वहां पर, व्यापार और वाणिज्य बहुत अच्छी तरीके से होता था और बहुत ज्यादा विकसित स्टेज पे हमको व्यापार वाणिज्य देखने को मिलता है, जबकि कृषि पर निर्भरता कंपैरेटिवली कम थी। ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं वैदिक एज। जो वैदिक एज है ये दो भागों में विभाजित है, एक है ऋग्वैदिक एज, दूसरी है लेटर वैदिक एज। ठीक है। ये दोनों जो है ये रूरल है यानी कि ग्रामीण सभ्यताएं हैं। इस समय पर हमको उस लेवल की ना ही टाउन प्लानिंग दिखाई देती है, ना ही हमको व्यापार वाणिज्य दिखाई देता है। लोगों की निर्भरता किस पर थी? कृषि पर देखने को मिलती है और साथ में पशुपालन वगैरह पर। ठीक है। लेटर वैदिक एज आते आते हम देखते हैं कि जो समाज था उसमें कुछ कुरीतियां, कुछ रूढ़िवादिता आने लगी थी। रिचुअल्स जो थे वो बहुत ज्यादा कठोर हो गए थे। इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। तो इसी के, ये सब किसकी बात हो रही है? कौन से धर्म में? हिंदू धर्म में। ठीक है। इसी के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि कुछ नए धर्म सामने आते हैं, जिसमें कौन से आएंगे? बुद्धिज्म, जैनिज्म, इस तरह के, जिसमें से सबसे ज्यादा प्रचलन इन्हीं का हुआ। तो इस तरह के नए धर्म आए और इन्होंने कहा कि जो इतनी ये तुम कठोरता हिंदुइज्म में कर रहे हो, हमारे धर्म में इतनी कठोरता नहीं है। ठीक है। ये हुआ। आगे बढ़ता है समय, और अब उसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले जो सबसे बड़ा साम्राज्य भारत में विकसित होता है, स्थापित होता है, वो होता है मौर्यन एम्पायर। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा स्थापित मौर्यन एम्पायर। ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे तो फिर बहुत सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज आएंगी और फिर आता है गुप्ता एम्पायर। ठीक है। ये सारे हम भारत के संदर्भ में हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है वो है। फिर आगे चलकर
फिर हम देखते हैं छोटे छोटे कई आएंगे, कई सारे फॉरेन इन्वेजन होते हैं, राइट। अब फॉरेन इन्वेजन यानी कि जो बाह्य आक्रमण हुए, तो वो हमको सब नहीं पढ़ना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब तक कुछ स्पेसिफिक आक्रमण नहीं हुआ फिर हमको उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर कुछ हुआ है तो वो पढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में हम एक चीज इंपॉर्टेंट देखते हैं, गुप्ता एम्पायर के बाद हर्षवर्धन जो कि कन्नौज के शासक थे, तो ये जो इनकी पुष्यभूति डायनेस्टी थी, साम्राज्य था वो, ठीक है। इस क्रम में मोटा मोटा दिमाग में बैठ गया किस हिसाब से हमारी एंशियंट हिस्ट्री हमने पढ़ी है प्रीलिम्स में, किस हिसाब से इवेंट्स हुए हैं, राइट। इन्हीं इवेंट्स को अब हमें उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है। 2023 के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? इसकी व्याख्या कैसे कर सकते हैं आप? इसकी व्याख्या ऐसे ही तो कर सकते हैं कि यूपी में क्या क्या चीजें हुई हैं बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है। इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ। उत्तर प्रदेश हैज एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन द प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म, एक्सप्लेन। तो उत्तर प्रदेश में बुद्धिज्म से संबंधित जो भी साइट्स हैं या जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स बुद्धिज्म से संबंधित उत्तर प्रदेश में हुए, वो हमको यहाँ पर लिखने थे, राइट। तो उसी के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। अब हम नोट्स पर चलते हैं। देखिए, पूरा रिवाइज हो गया है ना एंशिएंट हिस्ट्री, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर अभी भी नहीं हुआ है तो एक बार फिर से पुराना वाला देखिए, उसके बाद इस पर आइएगा, राइट। अब ये एक हमारा इंट्रोडक्शन में लाइन यूज हो सकती है, जब भी यूपी के एंशिएंट हिस्ट्री या फिर हिस्ट्री से संबंधित यूपी का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ। उत्तर प्रदेश का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि मानव सभ्यता, ठीक है। तो ये लाइन हमारे इंट्रोडक्शन में यूज हो सकती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश आपको पता है कि ज्ञानजेटिक प्लेन्स जो गंगा के मैदान है वहां पर स्थित है और इसको मध्य देश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये वाला जो पूरा क्षेत्र था इसको मध्य देश के नाम से जाना जाता था, सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा ये वाला क्षेत्र, राइट। अब हम यहाँ पर आएंगे तो फिर से एक बार भारतीय इतिहास को देखेंगे कैसे भागों में विभाजित है। तो अब आप जब प्राचीन भारतीय इतिहास देखते हैं तो वो पहले प्री हिस्टोरिकल पीरियड आता है, फिर प्रोटो, फिर हिस्टोरिकल। तो जो ये प्राग ऐतिहासिक काल है उसमें आता है पाषाण काल, स्टोन एज। और स्टोन एज अपने आप में 3 भागों में विभाजित है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड जो है इसमें आ जाता है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल, ठीक है। ऐतिहासिक काल जो है ये हमारा हिस्टोरिकल पीरियड मॉडर्न एज से मोटी मोटी शुरू होती है। तो ये जो है ये मोटा मोटा विभाजन है। कई जगहों पर आप प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में सिर्फ आईवीसी देखेंगे और वैदिक एज जो है ये हिस्टोरिकल पीरियड में आ जाती है, राइट। इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरी बात, ये जो ईयर्स लिखे हुए हैं यहाँ पर ये भी आपको अलग अलग सोर्सेज में अलग अलग मिलेंगे, इसलिए इसके लिए भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब ये जो हमारा पाषाण काल था ये 3 भागों में विभाजित था, इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। पेलियोलिथिक यानी पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण, ठीक है। तो ये जो पहली वाली स्टेज है इसको फिर से 3 भागों में बांटा गया क्योंकि ये बहुत बड़ा चरण था, बहुत लंबा पीरियड था, 2 मिलियन बीसी से लगभग लगभग 10,000 बीसी तक, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी आंसर में आप इसको कोट कर रहे हैं इसके एरा को, तो लगभग लगभग जैसे अराउंड शब्द यूज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि हर सोर्स में अलग अलग लिखा रहता है, पता नहीं एग्जामिनर कौन वाले पर ट्रस्ट कर रहा हो। तो ये निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण, ठीक है। तो ये मोटी आउटलाइन हमारे सामने फिर से हमने एक देख ली। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हमसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए उत्तर प्रदेश में स्टोन एज यानी कि पाषाण काल से संबंधित कुछ, तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि ये जो 3 एजेस रही हैं यानी कि पहली वाली पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक यानी कि नव पाषाण, इनमें होता क्या क्या था। थोड़ा तो हमारे पास कंटेंट होना चाहिए ना। अगर आपने प्रीलिम्स के नोट्स अच्छे से बना रखे हैं, ठीक है, या फिर प्रीलिम्स आपने कहीं से भी पढ़ा हो एंशिएंट हिस्ट्री को, तो उसको जरूर रिवाइज करिएगा। अभी तो नहीं, अभी तो मैं ऑलरेडी चीजें बता रही हूँ, लेकिन आप जैसे इसको नोट्स बना लेते हैं, फिर जब आपका आने वाला हो मेंस तो प्रीलिम्स वाली चीजों को एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपके पास कंटेंट रहे। यहाँ पर हम सिर्फ यूपी से संबंधित चीजें कर रहे होंगे, यूपी की चीजें कुछ होंगी, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको यूपी स्पेसिफिक है। अदरवाइज कहानी को बांधने के लिए, बातों को एक साथ लपेटने के लिए आपके पास कुछ कंटेंट होना चाहिए। बिना कंटेंट के आप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। इसीलिए
थोड़ा सा मेन सोर्स को देखिएगा, जो आपके प्रीलिम्स के नोट्स हैं उनको देखिएगा कि क्या हुआ था। अच्छा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्टोन एज है, तो आपको सारी पिक्चर होनी चाहिए कि पेलियोलिथिक एज में ये होता था, मीजोलिथिक में ये होता था, नियोलिथिक में ये होता था। जब आपको पता होगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश से संबंधित आएगा, तो ये मोटे मोटे पॉइंट्स लिखने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो जगहें हैं उनको आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे पहला काल था उसमें सोचिए क्या होता था। खाना बदोश जीवन जीता था मनुष्य। कोई भी अभी मनुष्य के लेवल पर हम देखते हैं कोई भी ऐसी खास गतिविधि स्टार्ट नहीं हुई थी। सिर्फ वो घूमते रहते थे, ना ही उन्होंने अभी कृषि शुरू किया था, ना ही कुछ, सिर्फ हंटिंग करते थे, जानवरों का शिकार कर कर खाने को इकट्ठा कर कर खाना खाते थे, बस इतना ही काम था। और अपनी सुरक्षा के लिए और हंटिंग के लिए उनको जरूरत किसकी थी? उपकरणों की, टूल्स की। तो वो टूल्स कौन कौन से? हैंड एक्स, क्लीवर्स, नाइव्स। ठीक है, ये हैंड एक्स हाथ कुल्हाड़ी होगा। ठीक है, तो इस तरीके के उपकरण उन्होंने मोटे मोटे बनाने शुरू कर दिए थे। अभी यहाँ पर हमको जो टूल्स देखते हैं हम, उसमें कोई भी ऐसा एज सच शेप नहीं था। ठीक है, धीमे धीमे, जब धीमे धीमे समय बीतेगा, आगे वाली एजेस आएंगी, तब हम देखते हैं कि उनके जो उपकरण थे वो थोड़ा थोड़ा शेप लेने लगे थे। राइट, तो अभी हम इनके जो भाग हैं उस पर बाद में आएंगे। मीजोलिथिक में आ जाते हैं। इस समय पर क्या हुआ? अब एकदम से तो होगा नहीं कि कृषि करने लगे, पहले नोमैडिक थे और एकदम से अगले फेज में आकर कृषि करने लगे। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि समय जैसे जैसे बीतता है वैसे वैसे चीजों में परिवर्तन आएगा, कोई भी चीज एकदम से नहीं बदलती है। ठीक है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए मीजोलिथिक एज जो थी, इसमें हम देखते हैं थोड़ा सा सुधार होता है। ठीक है, कैसे? अब इन्होंने हंटर्स और गैदरर्स अभी भी शिकार कर रहे थे और फूड को, खाने को इकट्ठा कर रहे थे। अब लेकिन क्या करने लगे थे, इनके जो टूल्स थे, इनके जो उपकरण थे, वो थोड़े से बेहतर हो गए थे, थोड़े शार्प बनाने लगे थे ये लोग टूल्स अपनी सुरक्षा के लिए और हंटिंग करने के लिए। ये इनमें हमको थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलता है। फिर थोड़ा सा समय जब और आगे बढ़ा और चीजों में परिवर्तन हुआ, तब इन्होंने क्या किया, धीमे से ये कृषि करने लगे, एग्रीकल्चर करने लगे। अब जब भी कृषि करेंगे तो किसी भी क्रॉप को लगाएंगे तो उसके हम देखेंगे कि उसको बोने के बाद फिर उसको हमें उससे फसल उग सके, इसके लिए टाइम चाहिए। तो टाइम अगर किसी चीज को देना है, तो हम अगर परमानेंट घूमते रहेंगे तो इस क्रॉप को, की उपज को कब हम प्रयोग करेंगे? इसीलिए यही कारण था कि इस समय पर जब कृषि शुरू हुई तो हमें थोड़े थोड़े लोग हम देखने लगे कि लोग वहां पर रहने लगे घरों को बनाकर। ऐसा नहीं था कि सिर्फ घूम ही रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, थोड़े थोड़े से हमें यहाँ पर परमानेंट ड्वेलिंग्स यानी कि घर हमको निवास दिखने लगे। मतलब अभी जैसे नहीं, बट स्टिल आप जैसे मानव का धीमे 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 समय के साथ आप परिवर्तन देख रहे हैं उनके जीवन में, उनकी लाइफ स्टाइल में, तो थोड़े थोड़े घर बनाकर रहने लगे कृषि के साथ। और ऐसा नहीं था कि उन्होंने अब पुरानी वाली एक्टिविटीज जो थी हंटिंग एंड फूड गैदरिंग की, ये सब एकदम कंप्लीटली बंद हो जाती है। ठीक, वो चलता रहा, लेकिन एक ये बड़ा परिवर्तन आया नियोलिथिक एज में, डोमेस्टिकेशन। पशुओं को अब वो पालने लगे थे। ठीक है, अब जब कृषि कर रहे हैं, उपज हो रही है उससे, तो उसको कहीं स्टोर भी तो करेंगे। इसीलिए हमको इस समय पर पॉटरी का भी विकास देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप चीजों को लिंक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अदरवाइज आप सिर्फ रटेंगे कि नियोलिथिक एज में पॉटरी हुई थी, नियोलिथिक एज में पॉटरी आई थी, तो हम चीजों को रटते ही रह जाएंगे और याद नहीं रहेगा। ठीक है, आई होप थोड़ा सा आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, चीजों को समझ आ गया होगा कि पेलियोलिथिक से नियोलिथिक तक कैसे धीमे धीमे डेवलपमेंट हुआ। राइट, अब थोड़ा थोड़ा हमने इनका देख लिया। अब हम इसका थोड़ा सा, जो हमारी पेलियोलिथिक एज है, इस पर आ जाएंगे वापस। ठीक है, इसको जो 3 भागों में इसका विभाजन था उसको देखेंगे। तो अब जो 3 भागों में विभाजन था, इतना लंबा काल था, तो शुरुआत तो एकदम ही हंटिंग और गैदरिंग और बहुत ही बड़े बड़े टूल से होती थी। ठीक है, फिर मिडिल यानी कि जो मध्य पेलियोलिथिक पीरियड था, इसमें हम देखते हैं कि थोड़े से टूल्स में सोफिस्टिकेशन आता है, थोड़े से बेटर होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। ठीक है, फिर अगला जो पीरियड आता है अपर पेलियोलिथिक का, इसमें हम देखते हैं कि अब ये स्पेशलाइज्ड हंटिंग टूल्स बनाने लगे, कि थोड़ा सा और इनको प्रैक्टिस हो गई, अब इनको पता चल गया कि हमें हंटिंग के लिए इस तरह के थोड़े और स्पेशल टूल्स बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये 3 फेजेस में हमें टूल्स के डेवलपमेंट दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, देन अब पहले उसमें अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में जो हमारी ये मीजोलिथिक एज थी, इसमें कहाँ, इसके साक्ष्य हमें कहाँ कहाँ पर मिले। ठीक है,
तो हमको प्रयागराज में जो बेलन घाटी है यहाँ पर हमको मीजोलिथिक साइट के साक्ष्य मिले हैं। चंदौली में जो चकिया जगह है और सिंगरौली सोनभद्र में जो जगह है यहाँ पर हमको मीजोलिथिक साइट्स के साक्ष्य यानी कि एविडेंस जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अगर हमसे GS 5 में पूछा जाता है कुछ स्टोन एज से संबंधित, तो हम अगर इनको मेंशन कर रहे हैं तो ये हमारे लिए जगहों को मेंशन करना सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट? तभी वो हमारा लगेगा आंसर GS 5 का है, राइट? वरना तो ये सारी चीजें कॉमन है हमारे पूरे भारत के लिए, राइट? कहाँ कहाँ से एविडेंस मिले हैं हम पूरी जगह का कहीं पर भी बता सकते हैं, लेकिन हमको थोड़ा सा यूपी स्पेसिफिक रहना है और यूपी के जो भी साइट्स हैं उनको याद रखना है। देन आगे बढ़ते हैं। अब ये पेलियोलिथिक के बाद ये जो मीजोलिथिक एज थी, मीजोलिथिक एज के जो एविडेंस यानी कि साक्ष्य मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं? सराय नाहर जो प्रतापगढ़ में जगह पड़ती है, फिलहाल वर्तमान का प्रतापगढ़, मादाहा जो भी प्रतापगढ़ में, यहाँ से हमको मीजोलिथिक एज के साक्ष्य मिले हैं। तो सराय नाहर से ऐसी क्या चीज मिली है? सराय नाहर में हमको 15 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं, यानी कि मानव कंकाल मिले हैं, और कुछ कब्रें भी प्राप्त हुई हैं वहां से, कब्र और टेम्परेरी ड्वेलिंग्स, ठीक है, यानी कि अस्थायी निवास हमको यहाँ पर मिले हैं। देन महदहा जो जगह थी, यहाँ से हमको लोगों के पेयर्स के, ठीक है, पेयर्स के हमको जोड़ों के साथ मिली है कब्रें, यानी कि एक औरत और एक आदमी की कब्र मिली है, और उसमें पहले लोगों में ये रिचुअल्स थे कि वो कई सारे ऑर्नामेंट्स आभूषणों के साथ लोगों को दफनाते थे, ठीक है, तो उसके साक्ष्य हमको महदहा से मिले, राइट? फिर आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़े तब हम नियोलिथिक एज में आए, और नियोलिथिक एज में जो एक इम्पोर्टेंट साइट है वो क्या है? कोलडीवा। कोलडीवा प्रयागराज में है, और यहां से हमको नियोलिथिक एज के नव पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। देखिए, ये जो कोलडीवा नामक जगह है प्रयागराज में, इसको आपने प्रीलिम्स में भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर हमको कुछ पैडी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, यानी कि धान के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, साथ में कुछ हड्डियों के साक्ष्य भी मिले हैं, राइट? फिर आता है लहुरा देव, ये संत कबीर नगर में है, ये भी हमारी नव पाषाण काल से संबंधित एक स्थान है। फिर महागढ़, ये जो महागढ़ है ये प्रयागराज में स्थित है, यहाँ से हमको मवेशी पालन, कैटल डोमेस्टिकेशन के हमको साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, और साथ में हमको महागढ़ से और क्या मिले हैं? बकरी, भेड़, घोड़े, इन सब की हड्डियों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये जो बहुत बोरिंग वाला पार्ट होता है हमारा स्टोन एज वाला, आई होप वो क्लियर हो गया होगा, और उसमें जो यूपी के साइट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, राइट? देन इंडस वैली सिविलाइजेशन में बढ़ते हैं अब आगे। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पीरियड है ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि ये इंडिया के नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है, बेसिकली यहाँ पर ये सभ्यता विकसित हुई थी, ठीक है, यहाँ पर पाकिस्तान वाला क्षेत्र भी आ जाता है, तो उत्तर प्रदेश हमारा यहाँ पर पड़ता है। तो ये जो सभ्यता है इसका विकास यहाँ पर अगर हुआ है, तो हमारा उत्तर प्रदेश का और इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत ज्यादा हमको डिटेल में पॉइंट्स ऐसे आज सच नहीं मिलेंगे। जो भी इसके मेजर मेजर साइट्स हैं, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, ठीक है, कालीबंगन, ये सब हमको यहाँ पर मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई मेजर साइट नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का ऐसा आज सच हमारे पास कुछ डिटेल में उत्तर प्रदेश का नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक चीज जो है इंपॉर्टेंट, वो है इसका जो पूर्वी, सबसे पूर्वी स्थल जो है, ये मैंने इस डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ तक, लगभग लगभग ये वाला क्षेत्र जो था, ये बना हुआ है जो कलर्ड, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला क्षेत्र था, ठीक है। ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट यानी जो सबसे पूर्वी सिरा था वो उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर में, मेरठ में पड़ता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का आपको पता है, देखेंगे मैप तो मेरठ आपका वेस्टर्न कोने में आएगा, ठीक है, वेस्ट साइड में आपका मेरठ पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें अब अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आ जाता है तो हमारे पास ज्यादा कंटेंट नहीं होगा, राइट? लेकिन क्या क्या चीजें हैं इनके अलावा, आलमगीरपुर के अलावा भी कोई दूसरी साइट है जो हमारे उत्तर प्रदेश में है, तो वो कुछ साइट्स हैं, उनको देख लेते हैं, उनके नाम हमें पता होने चाहिए। एक है हुलास जो कि सहारनपुर में पड़ता है, फिर है बड़गांव जो बागपत में पड़ता है, मनपुरा बुलंदशहर में पड़ता है, कैराना शामली में पड़ता है, और मंडी गांव मुजफ्फरनगर में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आईबीसी के साइट्स देख लिए हैं। बाकी यहाँ ये जो साइट्स हैं ये काफी छोटे छोटे साइट्स हैं, तो इनसे ऐसा कुछ एक्सकेवेशन यानी कि एविडेंस हम नहीं पढ़ते हैं। हम जब पढ़ते हैं तो बड़े बड़े साइट्स के एविडेंस पढ़ते हैं कि ब्रॉन्ज मूर्ति कहाँ से मिली, मोहनजोदारो से मिली, ठीक है, इस तरह की चीजें पढ़ते हैं।
तो ये तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन थोड़ा सा प्रीलिम्स वाली चीजों को यहाँ पर पढ़ लीजिएगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे मैंने अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन थी, ठीक है, नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद यहाँ पर हमको बहुत सारे क्या चीजें देखने को मिलती हैं, स्टोन स्टैचूज मिले, ठीक है। यहाँ पर हमको टेराकोटा टेराकोटा देखने को मिलता है। टेराकोटा की हिंदी क्या होती है? पक्की मिट्टी से बनी हुई जो मूर्तियां होती है, टेराकोटा पक्की मिट्टी जो होती है, पकी हुई उससे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिलती हैं। ये मैं पॉइंट्स जो बता रही हूँ ये सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट से लगभग लगभग देखने को मिली है। उस समय पर जो सील होती थी, ठीक है, ये सब हमको देखने को मिलता है। तो अगर इन केस ऐसा कोई आईबीसी से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो आपको वही जनरल पॉइंट्स लिखने हैं जो वहां पर हमको मिली थी चीजें, साथ में आपको क्या डाल देना है, जो उत्तर प्रदेश के साइट्स थे, ठीक है। इसीलिए हमें उत्तर प्रदेश के साइट्स जो है वो रटे होने चाहिए, ठीक है। और ये नगरीय सभ्यता थी वो मैंने बता दिया है। और इसमें जैसे आपने पढ़ा होगा, मात्र देवी की मूर्तियां जो है वो बहुत प्राप्त हुई है, ठीक है। जो उस समय का समाज था तो वो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक मेट्रियार्कल यानी कि मातृ सत्तात्मक समाज था, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हमने देख लिए। वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के इतने सारे पॉइंट्स ही नहीं है यूपी में कि उससे क्वेश्चन बने, बट स्टिल कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमको इसको भी देख लेना है, राइट। अब हम आ जाते हैं लेटर वैदिक एज में। अब आप कहेंगे कि जो अर्ली वैदिक एज थी वो तो हमने की नहीं, कि हम लेटर वैदिक एज में कैसे आ गए? क्योंकि जो अर्ली वैदिक एज वाला पीरियड था, ये आप देखेंगे ये बेसिकली सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश में जो इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ये वाला जो पोर्शन था, हम फिर से एक बार मैप की तरफ चलते हैं, ठीक है। जो सप्त सैंधव प्रदेश था वो हमारा यहीं पर पड़ता था, इस जगह पर, ठीक है। वहां पर हमारा अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यन हमको यहाँ पर सेटल दिखाई देते हैं। धीमे धीमे लेटर वैदिक एज तक हम देखते हैं कि वो यहाँ से कहाँ इधर की तरफ बढ़ने लगते हैं, ठीक है। इधर की तरफ बढ़कर फिर बिहार तक आ जाते हैं आगे चलकर। तभी हम आगे जब देखते हैं कि जो मौर्यन साम्राज्य विकसित हुआ उसकी राजधानी क्या थी? मगध। मगध कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो धीमे 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 इसका एक्सपेंशन इधर हुआ। तभी अर्ली वैदिक एज जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेटर वैदिक एज में हम देखते हैं कि जो आर्यन आर्यन लोग कहा जाता था उस समय पर, आर्य शब्द होता था श्रेष्ठ के लिए यूज होता था, ठीक है। तो जो आर्य थे वो धीमे धीमे बढ़ते हुए इधर साइड पर आ गए लेटर वैदिक एज में, गंगा यमुना दोआब तक। और इनका पूरा जो क्षेत्र था वो हिमालय, विंध्याचल, यहाँ तक पूरा विस्तृत हो गया था। और इस समय तक इस पोर्शन को मध्य देश कहा जाने लगा था, ठीक है। तो लेटर वैदिक एज में अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन से किंगडम्स थे इंपॉर्टेंट? उत्तर प्रदेश में कुरु, पांचाल, काशी, ठीक है। कुरु कौन सा क्षेत्र था? मेरठ के आसपास वाला, मेरठ से दिल्ली हरियाणा तक का जो क्षेत्र था वो कुरु किंगडम था, कुरु साम्राज्य। पांचाल जो था ये पूरा कानपुर से लेकर वाराणसी, इसके साथ साथ बदायूं, बरेली, फरुखाबाद, सारे क्षेत्र इसमें इंक्लूडेड थे, ठीक है। फिर काशी तो आपको पता है बनारस वाला क्षेत्र, ये उस समय पर लेटर वैदिक एज में यहाँ पर हमको छोटे छोटे ये राज्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो राज्य थे अब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो कुरु थी इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी। जो पांचाल क्षेत्र था ये हमने देख लिया कहाँ कहाँ पर था, इसकी राजधानी दो थी, ठीक है। दक्षिण में काम्पिल्य थी और हमारी उत्तर में अहिच्छित्र थी, ठीक है। और पुराणों के अनुसार, अगर हम पुराणों के अनुसार देखें तो ये वाला जो पांचाल वाला क्षेत्र था, इसमें यहाँ पर 60,000 ऋषियों ने क्या किया था, इनकी सभा में संपूर्ण महाभारत का पाठ जो था वो पढ़ा गया था, वो किया गया था, ठीक है। ये पांचाल के लिए प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ पांचाल में प्रवाहन जावाली नाम के रूलर भी थे जो काफी प्रसिद्ध थे उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, काशी। जो काशी का क्षेत्र था यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण रूलर थे जिनका नाम था अजात शत्रु, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश में ये वाले उत्तर वैदिक काल में किंगडम्स थे, वो हमने देख लिए। अब आगे चलकर क्या होता है देखिए, थोड़ा सा बता देती हूँ। ये छोटे छोटे राज्य थे, छोटे 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 छोटे, ये जो छोटे छोटे जन थे जिनको जन कहा गया, अब ये इनका विकास होने लगा, इन्होंने अपने आसपास वालों को अपने अंदर कर लिया, ठीक है। तो ये जो जन थे ये किसमें बदल गए? महाजनपद में। सॉरी, जन नहीं थे, ये जनपद थे, ठीक है। जनपद किसमें बदल गए? महाजनपद, ठीक है। महा लग गया यानी कि बड़ा हो गया उनका क्षेत्रफल और वो पावरफुल हो गए। तो ये ऐसे जो महाजनपद थे ये
16 थे, ठीक है, 16 महाजनपद थे और इनमें से 8 कहाँ पर थे, उत्तर प्रदेश में। इसीलिए ये वाला पीरियड हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में हमें कुछ दिखाई दे रहा है, ठोस चीजें। तो इस मैप से अब हम देखेंगे, ऐसा रफ मैप बना लीजिएगा, एक तो आपको एग्जाम के आंसर में भी बनाना होगा, और ऊपर ऊपर से जब आप अपनी पढ़ाई में ऐसा मैप बनाएंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी, दिमाग में बैठी रहेंगी, ठीक है। लगभग लगभग एक्यूरेसी होनी चाहिए, एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है। कुरु वाला जो क्षेत्र था वो ये है मेरठ का, ठीक है, अभी मैंने बताया। वो उस समय पर हम देखते हैं शुरुआत हुई थी उत्तर वैदिक काल में, तब ये थे, फिर धीमे 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 विकास हुआ। तो जब महाजनपद विकसित हुए तो उनमें से 8 महाजनपद यहाँ पर थे, ठीक है। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वो उत्तर वैदिक काल था, ये समय बढ़ता गया और जनपद बने और जनपद से महाजनपद, ठीक है। ये सूरसेन एक महाजनपद था जिसकी राजधानी मथुरा थी। ये पांचाल पहले भी उत्तर वैदिक काल में ही इसका उदय हो गया था। उसके बाद ये चेदी था बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। देन यहाँ पर ये वत्स था प्रयागराज वाले क्षेत्र में, काशी वाराणसी के क्षेत्र में, मल्ल कुशीनगर में, कोसल ये हमारा अयोध्या बस्ती श्रावस्ती लखनऊ, ये पूरा जो क्षेत्र था ये हमारी कोसल के लिए था, ठीक है। और ये पांचाल हमने देख लिया। तो ये 8 महाजनपद देख लिए। बाकी महाजनपद आपने प्रीलिम्स में पढ़े होंगे, यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए केवल जो उत्तर प्रदेश में है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा अब हम इन महाजनपदों के बारे में देखेंगे। कोसल, जो कोसल था ये इतना बड़ा था, जैसे आधुनिक जो अवध वाला क्षेत्र है पूरा, ये पूरा इतना बड़ा था, ठीक है। इसकी कैपिटल क्या थी, राजधानी इसकी श्रावस्ती थी। इसके जो एक प्रमुख राजा थे वो क्या थे, उनका नाम था महाकौशल देव। इन्होंने काशी को जीत लिया था और इसको अपने ही किंगडम में मिला लिया था आगे चलकर। तो ये एक बार देखते हैं, यहाँ पर ये कौशल था और ये काशी था। तो इन्होंने, कौशल ने इसको जीत लिया था, राइट। और इन्होंने क्या किया था, इनकी पुत्री थी महाकोशला देवी, इनका विवाह इन्होंने मगध के रूलर थे बिंबिसार, उनसे किया था। और काशी को खुद जीत लिए थे और फिर यहाँ पर मगध था, यहाँ पर मगध को के राजा थे बिंबिसार, जब इनसे अपनी पुत्री की शादी करी तो काशी को इन्हीं को दहेज में दे दिया, ठीक है। तभी काशी जो था वो किसके अंतर्गत आ गया, मगध साम्राज्य के अंतर्गत। मगध भी एक इम्पोर्टेंट महाजनपद था। अब एक चीज जो है, ये 16 महाजनपदों में जो मगध था वो एक सबसे चक्रवर्ती साम्राज्य जो भारत में पहला स्थापित होता है, जब चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं वो मगध में स्थापित हुआ, ठीक है। चक्रवर्ती साम्राज्य जो सबसे पावरफुल पहला साम्राज्य जो स्थापित हुआ। अब इतने सारे थे, 16 थे, 16 तो नहीं हो सकते ना पावर, 16 में तो एक ही सबसे फर्स्ट आएगा और जिसने सबको अपने अंदर कर लिया और पूरा रूल करने लगे, ठीक है। तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत। आगे चलकर अशोका भी इसी से थे, ठीक है, मौर्य साम्राज्य। अब अगर ये यूपी में होता, यूपी वाला कोई क्षेत्र होता मगध, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, लेकिन अब ये बिहार में पड़ता है तो हमारे यूपी पीसीस के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे, राइट। तो ये हमने देख लिया, ये हिंदी में भी लिखा हुआ है। फिर आते हैं काशी में। काशी की राजधानी वाराणसी थी। काशी हमेशा से ही विद्या, समृद्धि, वास्तुकला, व्यापार इन सब के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के एक शासक थे ब्रह्मदत्त। ये जो ब्रह्मदत्त थे इन्होंने कोसल के साथ कई सारी लड़ाइयां करी थी, ठीक है। लेकिन एंड में तो देखते हैं ना कि एंड में काशी कोसल के अंतर्गत चला जाता है और बाद में दहेज में मगध को दे दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कुरु। कुरु जो था इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और उत्तर वैदिक काल में काफी स्ट्रॉन्ग देखते हैं इसको, स्ट्रॉन्ग राज्य था। लेकिन आगे चलकर हम देखते हैं कि इसके वैभव में गिरावट आई और ये फिर बाकी जो महाजनपद थे उनके द्वारा इसको हड़प लिया गया, मतलब इसका जो इंडिपेंडेंस थी वो समाप्त हो जाती है। देन इसके अलावा जिनकी हमने राजधानियां नहीं देखी हैं उनको देख लेते हैं। मल्ल की कुशीनारा थी, वत्स की कौशाम्बी थी, चेदी की शुक्तिमती और सूरसेन की मथुरा। ये सारी चीजें आपने प्रीलिम्स में जरूर पढ़ी होंगी अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी, ठीक है। ये हो गया हमारा महाजनपद का पूरा एरा का चीजें हमने देख ली हैं। अगर महाजनपद से संबंधित कुछ क्वेश्चन आता है तो आपको ये यूपी वाले पॉइंट्स जरूर डालने हैं। उसके बाद आता है बौद्ध धर्म। देखिए, बौद्ध धर्म जो था, बुद्धिज्म, यानी कि इससे संबंधित उत्तर प्रदेश में जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो हमको पता होनी चाहिए। और इससे संबंधित उत्तर प्रदेश में बहुत सारी महत्वपूर्ण साइट्स हमको मिल भी जाएंगी। और 2023 का पेपर देखें तो एक क्वेश्चन भी आया था कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है, इसकी व्याख्या करनी थी। 12 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो फिलहाल हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बट स्टिल इम्पोर्टेंट है हमारे लिए टॉपिक्स, ये हमको इससे पता चलता है।
सबसे पहले थोड़ा सा अगर हम देखें गौतम बुद्ध से संबंधित, तो उनके जो पिता थे शुद्धोधन, ये शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। और शाक्य गणराज्य कहाँ पड़ता था, देखिए ऐसे करके हमारे उत्तर प्रदेश का जो मैप है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, इस तरह से जो मैप है, यहाँ पर सिद्धार्थ नगर पड़ता है। ठीक है, ये जो सिद्धार्थ नगर है यहाँ पर शाक्य गणराज्य है। और ये किसका भाग था, कोसल, जो बड़ा सा मैंने अभी बताया था कोसल रिपब्लिक, उसका ये भाग था। ठीक है, और ये शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु थी। तो ये जो कपिलावस्तु था ये हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता था। इसके साथ हम देखते हैं श्रावस्ती एक प्रमुख स्थान था, ये भी कोसल गणराज्य का की राजधानी थी। और ये कहाँ पर पड़ता था श्रावस्ती, श्रावस्ती बेसिकली लखनऊ से कुछ किलोमीटर दूर, लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा अपने उपदेश दिए गए हैं गौतम बुद्ध के द्वारा। ठीक है, उसके बाद श्रावस्ती में ये लगभग लगभग 4 महीने बिताते थे साल के। तो यहाँ पर इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए, अपने आप इस बात से ही सिद्ध हो जाता है। यहीं पर ये अंगुलीमल से मिले थे। अंगुलीमल की स्टोरी हम लोगों ने बचपन में जो पढ़ी है कि वो लोगों के अंगूठे लेकर उसकी माला बनाता था, तो यहीं पर इनसे मिलते हैं गौतम बुद्ध से ये, और ये सुधर जाते हैं। तो एक हमारा ये एग्जाम्पल के रूप में हम कहीं यूज कर सकते हैं इसको। देन थोड़े से हम जो शासक रहे हैं उनके संबंध में पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कोसल के राजा थे प्रसेनजीत, ये बौद्ध के अनुयायी थे और इन्होंने 2 विहार दिए थे, बौद्ध संघ में दान दिए थे। सिमिलरली वत्स के शासक थे उदयन, ये भी बौद्ध के अनुयायी थे और इन्होंने घोषिता राम विहार को दान में दिया था। ठीक है, देन जो और कुछ स्थान हैं बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट, उनको देख लेते हैं। सारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, वाराणसी में पड़ता है। ऋषिपत्तम इसका पुराना नाम है। यहाँ पर गौतम बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश यानी कि फर्स्ट सरमन दिया गया था, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं पर इन्होंने बुद्धिस्ट संघ स्थापित किए थे, यानी कि बौद्ध संघ स्थापित किए थे यहाँ पर, बौद्ध काउंसिल। और यहाँ पर यहीं पर इन्होंने जो 4 आर्य सत्य थे उसको प्रोपोगेट किया था, उसकी शुरुआत यहीं पर उसको भी दिया था। और जो 8 फोल्ड पाथ्स जो इन्होंने दिए यानी कि अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, वो सब भी इन्होंने सारनाथ में ही दिए थे। और जो त्रिरत्न इनके द्वारा दिए गए थे, त्रिरत्न में क्या क्या आ जाता है, यानी कि जो इन्होंने बुद्ध धर्म और संघ को 3 ज्वेल्स कहा था, वो भी यहीं पर इन्होंने बात कही थी। ठीक है, तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये सारनाथ में हुई थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं कुशीनगर। कुशीनगर में इनके महापरिनिर्वाण की घटना हुई, जहां पर इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। पावा में ये चंद्र कुमार के घर में इन्होंने भोजन किया था, उसके पश्चात इनकी तबीयत खराब हो गई थी और इन्होंने प्राण त्याग दिए थे। रामग्राम भी एक इंपॉर्टेंट जगह है, जहां पर हम देखते हैं कि जहां से इनकी जो धर्म पत्नी थी यशोधरा वो बिलोंग करती थी, और ये कैपिटल रही थी कोलिय रिपब्लिक की। ठीक है, देवदाह इनका ननिहाल था। इसके अलावा जो एक जगह यहाँ पर नहीं लिखी है वो है संकीसा। ठीक है, संकीसा का संबंध भी हम देखते हैं किससे था, गौतम बुद्ध से था। ये फर्रुखाबाद के पास स्थित है, लगभग 47 किलोमीटर दूर है फर्रुखाबाद से, काली रिवर के बैंक पे किनारे ये स्थित है। और यहाँ पर आगे चलकर अशोक ने स्तंभ भी स्थापित करवाए थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो स्थान है वो हमने देख लिए हैं बौद्ध धर्म से संबंधित। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं जैन धर्म में। जैन धर्म का अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में क्या लिंक रहा है, तो सबसे पहले जो तीर्थंकर थे जैन धर्म के, ऋषभ देव। ठीक है, ये अयोध्या का जो सूर्यवंश था उसमें उससे संबंध रखते थे ये। उसके बाकी जो तीर्थंकर थे उनके बारे में हमको ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये किसके पुत्र थे, ये काशी के जो नागवंश के राजा थे अश्वसेन, उनके पुत्र थे। ठीक है, तो इन दोनों लोगों का संबंध हम उत्तर प्रदेश से देखते हैं। और पार्श्वनाथ के द्वारा ही हम देखते हैं कि 4 महाव्रत दिए गए थे, जिसमें बात की गई थी अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य। और एक 5वां महाव्रत आगे चलकर भगवान जो महावीर थे उनके द्वारा जोड़ दिया गया था, वो क्या था, ब्रह्मचर्य का। ठीक है, तो खैर उधर वाली चीजों में नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ यूपी स्पेसिफिक है, यूपी स्पेसिफिक पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो वो हमने देख लिया। और क्या था इसके अलावा अगर हम देखें तो मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, श्रावस्ती, अयोध्या, देवघर, महोबा, ये जो थे यहाँ पर हम देखते हैं जैन धर्म का प्रचार और प्रसार हुआ। ठीक है, तो अब इनको आपको क्या करना है, मैप बनाइए, मैप बनाकर इन जगहों को वहां पर मार्क कर लीजिए, ताकि आपके दिमाग में रहेगा अच्छा यहाँ यहाँ पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार देखने को मिलता है। राइट,
तो अब जिसमें कंटेंट हमारे पास ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, हमारे पास थोड़े थोड़े पॉइंट्स है और उससे क्वेश्चन इन केस बन जाता है, तो जो आपको जनरल पॉइंट्स बता है उन्हीं से आपको कंटेंट उठाकर आंसर बनाना है और कुछ कुछ पॉइंट्स ये वाले डाल सकते हैं, राइट। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। इन केस नहीं समझ में आ रहा है तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको धीमे धीमे समझ में आने लगेगा, और आगे मेरा प्रयास रहेगा कि जो 2023 का पेपर है फॉर एग्जाम्पल उसको हम डिस्कस करें, ठीक है। तो आपको एक आंसर को कैसे फ्रेम करना है, कैसे मॉडल आंसर होना चाहिए, उस पर हम आगे चलकर डिस्कशन करेंगे, राइट। तो फिलहाल वापस आ जाते हैं। तो जैन धर्म का हमने देख लिया। अब मौर्य काल की बात आती है। देखिए, महाजनपद पीरियड देखा था हमने। महाजनपद में ये उत्तर प्रदेश वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर मैंने बताया था कि मगध है बिहार में, और इतने सारे महाजनपद जो थे उसमें से 8 उत्तर प्रदेश में थे, 8 थे ना, ठीक है। मगध लेकिन चलकर आगे चलकर सबसे पावरफुल हो गया इन सारे महाजनपदों में, और भारत के सबसे बड़ा जो साम्राज्य, पहला सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ था, वो मगध उसकी राजधानी थी। और वो कौन सा साम्राज्य था? मौर्य साम्राज्य, ठीक है। तो ये जो मौर्य साम्राज्य था, अब ये बिहार में था, इसकी कैपिटल सब कुछ बिहार में था, लेकिन स्टिल थोड़े से पॉइंट्स उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे। उत्तर प्रदेश में मौर्य साम्राज्य से संबंधित जो जो चीजें हुई, इसके जो आपको रूलर्स याद हो तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य थे, उसके बाद बिंदुसार थे, फिर अशोका, ठीक है। अशोका तो सबको पता होगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो इनका साम्राज्य था उसमें पूरा उत्तर प्रदेश सम्मिलित था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का एक ताम्रपत्र शिलालेख है, यानी कि कॉपर प्लेट शिलालेख है, ये गोरखपुर सोहगोरा नामक जो स्थान है वहां से प्राप्त होता है, ठीक है। और ये भाषा इसकी प्राकृत है और लिपि इसकी ब्राह्मी है। इसमें क्या बात कही गई है? इसमें बताया गया है कि 3 स्टोर हाउसेस, खाद्यान्न भंडार गृह जो है वो बनाए गए थे, बने थे अकाल से, अकाल का सामना करने के लिए, अकाल की दशा में सिचुएशन को हैंडल करने के लिए बनाए गए थे। ये चीज हमको इस वाले शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसमें एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमको यूपी में देखने को मिलता है। बिंदुसार के समय ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। अशोका पर आ जाते हैं। देखिए, अशोका के समय अगर हम देखें, अशोका की कहानी आपको पता होगी कि उन्होंने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा वायलेंस का प्रयोग किया और वायलेंस के माध्यम से बहुत सारे साम्राज्यों को अपने में मिलाया, और कलिंग के युद्ध के बाद लेकिन अशोका ने क्या कर लिया था? धम्म विजय की नीति को अपना लिया था, और उसके बाद इन्होंने कोई भी किसी भी राज्य के ऊपर ऐसे आक्रमण नहीं किया, ठीक है। वायलेंस का जो प्रयोग अभी तक किया जा रहा था अपने साम्राज्य के विस्तार में, वो अब बंद कर दिया गया था, और धम्म विजय की नीति को इन्होंने, पॉलिसी को अपना लिया था, ठीक है। तो अब इन्होंने धम्म विजय की नीति को अपनाया था, और ये बहुत ज्यादा बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, और बौद्ध धर्म के प्रसार प्रचार में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी, ठीक है। और इन्होंने कई सारे मेजर पिलर इंस्क्रिप्शंस, माइनर पिलर इंस्क्रिप्शंस, कुल मिलाकर अपने जो भी इनके विचार थे उसको उसको फैलाने के लिए, अब उस समय पर कोई सोशल मीडिया तो था नहीं, ना कोई मीडिया था, अब ये क्या करते थे? पिलर्स में, ठीक है, स्तंभ लेख, या फिर हम देखते हैं कि केव्स में ये अपना मैसेज जो है वो लिखवा देते थे, और जो ताकि जो भी लोग वहां पर रहते हैं उनके लिए वो एक गाइडलाइंस का काम करे और उनका वो पालन करे, ठीक है। यही काम होता था इंस्क्रिप्शन का। आज हम उसको अलग तरीके से रटने के चक्कर में बेसिक नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। तो उसी को हम कैटेगराइज करते हैं, कुछ मेजर पिलर एडिक्ट्स या फिर इंस्क्रिप्शन है, कुछ माइनर है, लघु, ठीक है, कुछ माइनर पिलर एडिक्ट, ठीक है, कुछ केव इंस्क्रिप्शन है। कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश में है उस पर हमको फोकस करना है। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख स्तंभ शिलालेख हैं वो प्रयागराज और मेरठ में देखने को मिलते हैं, और उसके बाद जो लघु स्तंभ शिलालेख है ये सारनाथ और कौशंबी में। एक लघु शिलालेख हमको अहरौरा मिर्जापुर में भी देखने को मिलता है, ठीक है। इन सभी की भाषा जो थी वो प्राकृत थी, और लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी। तो ये प्रमुख शिलालेख थे अशोक के, जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने स्थापित करवाए थे, ठीक है। और ये जो शिलालेख थे, पिलर्स थे, स्तंभ शिलालेख, इसमें मथुरा और चुनार का जो लाल बलुआ पत्थर था, रेड सैंडस्टोन, उसका प्रयोग किया गया था इसको बनाने में। साथ में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सारनाथ स्तंभ शिलालेख में हम देखते हैं कि इसमें जो सिंह का शीर्ष को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, यानी कि जो लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ पिलर एडिक्ट है उसी को हमने अडॉप्ट किया है इंडिया के नेशनल एम्बलम में। देखिए,
ये लाइन कैपिटल ऑफ सारनाथ पिलर एडिक्ट लिखा है। तो कैपिटल होता क्या है बेसिकली, ये जो पिलर का ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको कैपिटल कहा जाता है, इसीलिए लायन का ये वहां पर जो चित्रण है ऊपर, इसको हमने अपना लिया है अपने इंडिया के नेशनल एम्बलम में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑब्वियसली हो जाता है, और ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो उसको जरूर लिखना है हमको। अशोका के द्वारा कई सारे स्तूपास को बिल्ड करवाया गया, कई सारे स्तूप निर्मित करवाए गए। लगभग लगभग कहा जाता है 84,000 स्तूप अशोक ने निर्मित करवाए थे। इनमें से धामेक और चौखंडी जो है वो सारनाथ में प्रमुख हैं। ठीक है, तो ये हमने इनके पॉइंट्स देख लिए। देन आगे देखते हैं। देखिए, अब पोस्ट मौर्यन एज जो थी, जो मौर्य काल के बाद का जो पीरियड था, इसमें हम देखते हैं कई सारे राजवंश आते हैं छोटे छोटे, जैसे चेद, शुंग, कण्व, सातवाहन, ये सब आ गए। फॉरेन इन्वेजन भी देखते हैं हम, इंडो ग्रीक्स आते हैं, सक्स आते हैं, कुषाण, पार्थियंस, ये सब आते हैं, कुषाण कनिष्क वाले। ठीक है, तो ये सब भारत की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, यूपी का प्राचीन इतिहास। यूपी ने जहां पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां पर यूपी का रोल रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे, इन लोगों के समय पर यूपी का ऐसा कुछ रोल नहीं रहा, ना ही यूपी में ऐसी कोई प्रमुख घटना घटी, इसलिए उसको हम नहीं देख रहे हैं। हम अब आ जाएंगे इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट एम्पायर आया था वो था गुप्ता। ठीक है, गुप्ता एम्पायर के समय देखें, चंद्रगुप्त प्रथम को इनका इसका फाउंडर माना जाता है, और इन्होंने अपना जो किंगडम था उसको स्टैब्लिश किया था प्रयाग और अयोध्या के बीच। कोर हमारा सेंटर वही था, बिहार वाला। ठीक है, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। प्रयाग और अयोध्या के आसपास तक इनका जो साम्राज्य था वहां पर भी इन्होंने स्थापित कर लिया था। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वही हमारा सेंटर था, लेकिन यहाँ पर भी इन्होंने उसका विस्तार कर लिया था। फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, ये सीक्वेंस लिख दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद स्कंदगुप्त जो आते हैं, उनके समय पर हम दो तीन चीजें देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन हमको देखने को मिलता है, भीतरी स्तंभ शिलालेख। ये सैदपुर तहसील गाजीपुर में पड़ता है, और ये भारत में हूणों का आक्रमण के बारे में ये बताता है। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है यूपी से संबंधित। ठीक है, इसके अलावा इनके समय पर, गुप्तों के समय पर, हम देखते हैं दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थापित किया गया। भीतरगांव मंदिर जो था ये कानपुर में स्थापित किया गया। ठीक है, तो और ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन आता है गुप्ता डायनेस्टी से संबंधित, या फिर कुछ आर्किटेक्चरल लेगेसी से संबंधित एंशियंट हिस्ट्री की, तो उसमें आप जो भी किसी भी डायनेस्टी के समय किसी भी चीज का कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके बारे में बता सकते हैं। राइट, तो ये पॉइंट देख लिया हमने। इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं जो आपको मैं बनाकर दे दूं, इसीलिए नहीं दिया है। बाकी चीजें आप कवर एक बार जरूर प्रीलिम्स वाले अपने नोट्स को, पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इन केस कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको कंटेंट वही लिखना पड़ेगा। इन वाले पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए इन वाले पॉइंट्स को जरूर उसमें बीच में कहीं ना कहीं डाल दीजिएगा। राइट, देन पुष्यभूति डायनेस्टी जो एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी, और हर्षवर्धन ने इसकी जो राजधानी थी वो थानेश्वर से क्या कर दी थी, कन्नौज ट्रांसफर कर दी थी। ठीक है, और इन्होंने सबसे ज्यादा क्या किया, इन्होंने महामोक्ष परिषद प्रयाग में ये करवाते थे आयोजित, प्रत्येक 5 वर्ष में, अपने शासन के प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में इसका आयोजन करवाते थे। हुएन सांग ने इनके समय पर आए थे, चीनी यात्री थे। इन्होंने कहा था मथुरा जो है ये अपनी विद्वता के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, ये हर्षवर्धन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यूपी स्पेसिफिक। अब इनसे संबंधित मान लो क्वेश्चन आ गया कि उत्तर प्रदेश में हर्षवर्धन जैसे जो रूलर थे उनका हमें कुछ रोल बताना है, कुछ भी लिखना है। ठीक है, तो हम इसमें ऐसे बताते, कन्नौज इनकी राजधानी थी, और इन्होंने अपना एक उत्तर भारत में एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित किया, और इन्होंने अपने जो उपाधि धारण की थी सकल उत्तरापथनाथ। ठीक है, कि उत्तर के जो नॉर्थ इंडिया था उसके नाथ के रूप में इन्होंने एक टाइटल लिया था। ठीक है, इसके साथ हम क्या बता सकते हैं, इसके साथ हम कुछ पॉइंट्स बता सकते हैं कि कैसे ये वेलफेयर ओरिएंटेड काम करते थे, डोनेशन देते थे एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, चैरिटेबल असेंबली थी, जो महामोक्ष परिषद था एक तरीके की चैरिटेबल असेंबली हुआ करती थी। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो पॉइंट्स हैं उनको बनाते हुए हमें ये वाले पॉइंट्स ऐड करने हैं। राइट, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, और इन केस कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज इसकी जितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे उस हिसाब से आप चीजों को फ्रेम कर पाएंगे, क्योंकि ये तो हमने बहुत ही स्पेसिफिक चीजें पढ़ी हैं जो भी उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पर कुछ कवर नहीं किया है, बाकी टाइमलाइन जो थी वो मैंने बता दी थी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। राइट, अगर आपको कोई फीडबैक हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड नेक्स्ट वीडियो भी मेरा जल्द ही लाने का प्रयास रहेगा। थैंक यू सो मच।